प्रिय दोस्तों, नमस्कार। इस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के महाजनपद काल के कुछ प्रश्न को देखेंगे, जिनमें से हमारा मुख्य केंद्र बिंदु होगा जो मध्य महाजनपद काल का 600 से लगभग 350 या 325 ईसा पूर्व की कालावधि मानी जाती है। और उस कालानुक्रम को ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्रश्न और उत्तर और उससे संबंधित जो तथ्य होंगे उन्हें देखते हुए चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और इसमें कुछ स्थान लिखे गए हैं और उसके बारे में उसकी राजधानी का नाम दिया गया है। कुछ जनपद है, 4 जनपद है, जिसमें गंधार, सुरसेन, वत्स और कौशल है। और उसकी राजधानी मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती और तक्षशिला है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला जो है गंधार, तो गंधार की जो राजधानी हो जाएगी वो तक्षशिला हो जाएगी। दूसरा है श्रावस्ती, तो श्रावस्ती की जो राजधानी हो जाएगी, दूसरा है सुरसेन, तो सुरसेन की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी मथुरा। तीसरी हो जाएगी वत्स, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। और चौथा है कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। इस प्रकार इसके एक्सप्लेन में जब हम जाते हैं तो हमें गंधार प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। मतलब प्राचीन भारत की अगर बात करें महाजनपद काल की, तो 16 महाजनपद थे उस दौर में। और इस प्रदेश का एक मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर और आसपास के इलाके थे। मतलब जो गंधार था, गंधार जनपद की जो बात की जा रही है, यह भी 16 में से एक है। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? पेशावर के आसपास थे। और प्रमुख नगर इसके पुरुषपुर थे। पुरुषपुर को आज पेशावर भी कहा जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तथा तक्षशिला इसकी राजधानी थी। किसकी? गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? सुरसेन जनपद की मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था। कहाँ का? तो मथुरा का। और वत्स या वत्स तीनों नाम से इसे जाना जाता है। यह वंश प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से भी एक यह भी है। और यह आधुनिक इलाहाबाद के आसपास केंद्रित था। मतलब जो वर्तमान में हमारा इलाहाबाद है, जिसका नाम अभी बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज, वहीं के आसपास यह केंद्रित था। वत्स या वंश या वत्स तीनों नाम है इसका। तो उत्तर पूर्वी यमुना की निकटवर्ती भूमि में उत्तर पूर्व में यमुना की तटवर्ती भूमि इसमें सम्मिलित थी। इलाहाबाद से 30 मील दूरी पर कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। तो वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स की राजधानी थी इलाहाबाद से 30 मील लगभग दूरी पे कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के सारे शासक तो हर्यक वंश के ही हैं। इनमें से जैसे बिंबिसार का पुत्र हो गया अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र हो गया उदयन। लेकिन इसमें कुनिक जो कहा जाता है वह अजातशत्रु को कहा जाता है। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व के काल में रहा है। और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुनिक था। भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर इन्होंने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। तो अजातशत्रु कौन था? तो अजातशत्रु ये बिंबिसार के पुत्र थे और ये हर्यक वंश के शासक थे, बिंबिसार। और निश्चित रूप से इनका पुत्र अजातशत्रु है, तो यह भी हर्यक वंश का है। और इसका पुत्र हो जाएगा उदयन जो पटना नगर की स्थापना करता है। और ये भगवान बुद्ध का एक विरोधी था जिसका नाम था देवदत्त। और देवदत्त के उकसाने पे क्या किया
तो अजातशत्रु ने अपने पिता की ही हत्या कर दी और राजगद्दी पे बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो हमने प्रीवियस डिस्कशन में भी देखा कि ये उदयन ने किया था। उदयन ने क्या किया? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और अभी इसका वर्तमान नाम क्या है? तो पटना है। इस नगर की स्थापना 2000 साल पहले हुई थी। इस शहर को पुराने समय से ही प्रमुख नगरों में गिना जाता था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने के लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो शिशुनाग वंश का जो शासक था उसका नाम कलाशोक है या काकबर्न है। तो कलाशोक या काकबर्न यह शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग 394 ईसा पूर्व में जिसके मृत्यु के बाद मगध का शासक बना था। शिशुनाग के मृत्यु के बाद कलाशोक बना मगध का शासक। और महावंश में इसे, महावंश जो है ये बौद्ध ग्रंथ का है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और इसमें कलाशोक तथा पुराणों में इसे काकबर्न कहा गया है। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। किसने? तो कलाशोक ने 28 वर्षों तक शासन किया। कलाशोक के काल को प्रमुखतः दो महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। दो महत्वपूर्ण घटना कौन है? तो वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कराता है ये, और पटना में मगध की राजधानी को ले जाता है उठा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना या वैशाली में ले जाता है यहाँ से उठा करके ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई ये बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर को वापस लौटते समय अनेक गणराज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे प्रबल विरोध मालवा तथा क्षुद्रक गणों का था। इस युद्ध में सिकंदर घायल हो गया, फिर भी वह मालव नरेश को घायल कर दिया और सिकंदर ने यहाँ भीषण नरसंहार करवाया। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं का युद्ध किस तटों पर? सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं निम्नलिखित में किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा था। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हालांकि। तो झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया और उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया गया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का मृदभांड यानी पॉटरी या बर्तन भारत में द्वितीय यानी सेकेंड सिविलाइजेशन या नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो कैसी मृदभांड थी जो दूसरी नगरीकरण के प्रमाण में देखा जाता है? तो इसमें हो जाएगा खास करके गेरू और लाल यानी OCP। तो ये हो जाएगा पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें। PGW भी जिसकी बात करते हैं तो वो भी सिंधु घाटी सभ्यता की है, लेकिन उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जो थे यानी NBPW ये हो जाएगा सही आंसर इसका, क्योंकि ये द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड यानी NBPW जिसका कालक्रम रहा है 1100 से 400 ईसा पूर्व और 1930 ईस्वी में प्रथम स्थल तक्षशिला से इसकी खोज हुई थी। अब तक 1500 स्थल खोजे गए, जिसमें से 70 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। यह संस्कृति अनिवार्य रूप से लोहे से जुड़ी हुई है तथा तांबा लोह के उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
यह संस्कृति आगे द्वितीय नगरीकरण यानी 600 ईस्वी से जुड़ गई, 600 ईसा पूर्व से जुड़ गई, अर्थात इस ताम्रपाषाण संस्कृति के परवर्ती स्थलों से घेरेदार कुएं, पक्की ईंटें एवं नगरों से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक या भोजक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका या अवंती था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महान क्षत्रिय राजवंश था, जिसने 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत के विशाल भाग पर शासन किया। नंद वंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय महापद्म नंद ने की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदान को लांघ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? तो ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया, किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है धनानंद को। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा है। किसे कहा है? तो धनानंद को। यह सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो था वह ईरानियों द्वारा किया गया है, और भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला शासक जो था वह ईरान से था। इसका संबंध हखमनी वंश से है। हखमनी वंश का पहला शासक था ईरानी, जिसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है कि यूनानियों द्वारा। भारत के समुद्र के रास्तों की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना आरंभ हुआ या आगमन हुआ। हालांकि यूरोपीय भारत के अलावा बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में कामयाब हुए, पर इनमें से कईयों का मुख्य आकर्षण भारत ही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी क्षत्रपी बनाया? तो ये था डेरियस प्रथम, या फिर हम इसे दरे-बाहू फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ईरान के हखमनी वंश के डेरियस प्रथम या दरे-बाहू प्रथम शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइडेस्पस या बटिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC में किन किन शासकों के बीच हुआ? तो ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि ये 326 ईसा पूर्व में कर रहा है। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया से होकर काबुल पर विजय प्राप्त किया और वहाँ सिकंदरिया नामक नगर बसाया। वहाँ बैक्ट्रिया के पास सिकंदरिया नामक नगर बसाया। यह नगर गंधार के नाम से वर्तमान में जानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूचियों को मिलाना है, इसमें शासक का नाम है और उसके वंश का नाम है। अब किसने किस वंश का शासक है कौन, इसे हमें मिलान करना है। तो इसमें हम देखते हैं पहला बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि ये हर्यंक वंश का है बिंबिसार। दूसरा है हमारा कलाशोक, और पहला हो गया हमारा बिंबिसार जो हर्यंक वंश का है। दूसरा हो गया कलाशोक जो शिशुनाग वंश का है। तीसरा हो गया महापद्म नंद जो नंद वंश का है। और चौथा हो गया बिंदुसार जो मौर्य वंश का है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार 558 ईसा पूर्व से 49 ईसा पूर्व और 558 से 491 ईसा पूर्व तक शासक रहता है, मगध साम्राज्य का सम्राट था। और 542 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक वह हर्यक वंश का शासक था। कलाशोक जो होता है वह 394 से 366 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाले शिशुनाग का पुत्र होता है और इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा नंद वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। पुराणों में इसे महापद्म नंद कहा गया है, जिसने इसकी स्थापना की, नंद वंश की, और इसी का पुत्र आगे चलकर धनानंद होगा। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है और इसका शासनकाल रहा है 298 से 272 ईसा पूर्व, और इसे अमित्रघात भी कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है, मद्रसार तथा अजात शत्रु बरिसार कहा गया है। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे, यानी चंद्रगुप्त का पुत्र हो गया बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद है और उससे संबंधित आधुनिक क्षेत्र है, यानी वर्तमान में क्षेत्र है, इसे हमें मिलान करना है। तो मगध के अंतर्गत अभी वर्तमान में देखा जाए तो मगध के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वह कौन सा है, तो पटना और गया का जो क्षेत्र है वह पहला पुराना जो मगध था उसका क्षेत्र है। वत्स की बात करें तो वत्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि इसका जो क्षेत्र रहा है वह इलाहाबाद है। तीसरा है कोसल की जो राजधानी रही है, कोसल के जो क्षेत्र के रूप में अगर देखें तो इसका हो जाएगा हमारा अवध, यानी वर्तमान लखनऊ वाला जो क्षेत्र है। और चौथा है अवंती का जो क्षेत्र है ये मालवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। वत्सिया वंश प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह आधुनिक इलाहाबाद के आसपास केंद्रित था। उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद जिसकी राजधानी विश्वत राजधानी यानी विश्वविख्यात जो है उसकी नगरी की अयोध्या थी। और अवंती पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक मालवा का प्रदेश जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। तो ये ध्यान देने लायक बात है यहाँ पे कि ये जो आधुनिक दो शहर है उज्जैनी और महिष्मती, ये किसका है, तो अवंती का ये एक राजधानी रहा है। दो राजधानी रहा है अवंती का, एक उज्जैनी है और दूसरा कौन सा है, तो महिष्मती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो प्रथम राजधानी की बात की जा रही है तो मगध का सर्वप्रथम राजधानी ग्रीब या राजगृह था। पोडस महाजनपद काल में मगध की सबसे शक्तिशाली था
और इसकी स्थापना हर्यंक वंश के बिंबिसार ने किया था और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में जो चयन किया गया सर्वप्रथम, ये उदयन द्वारा किया गया था। महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन भद्र अथवा उदयन ने 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें है? तो 16 महाजनपदों की जब सूची की हम बात करें तो ये मूल रूप से अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और यह सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध का ये धनानंद है। धनानंद जो रहता है सिकंदर के समकालीन रहता है। इसे अग्रमिक या जैंड्रमिक भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वह किस सदी में हुआ है? तो वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। महाजनपद काल के प्रारंभ से होता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यंक वंश के शासक के काल में होता है, जिसकी कालावधि 545 से 412 ईसा पूर्व है। और इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई और इसने कौशल एवं वैशाली के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया। इस वंश के अन्य शासकों जैसे अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक ने मिलकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया और इसका आखिरी शासक जो रहता है वह नागदशक ही होता है। इस वंश को पितृघातियों का वंश कहा गया है, क्योंकि सर्वप्रथम इसमें देखते हैं कि बिंबिसार के बाद उसका पुत्र आता है, जैसे उसकी हत्या वो कर रहा है, फिर उसका पुत्र आ रहा है कलाशोक का, उसकी हत्या वो उदयन कर रहा है। इस तरह से हमें देखने को मिलता है। अजातशत्रु का हत्या कर देता है, अजातशत्रु का पुत्र उदयन आ रहा है तो उसकी हत्या वो कर दे रहा है। इसी तरह से इसमें चलता रहा है, इसलिए इस वंश को पितृघातियों का वंश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। क्या कारण थे? तो इसकी सफलता के कौन कौन से कारण हैं सिकंदर के? सिकंदर की भारत में सफलता के कारण, जब भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। केंद्रीय सत्ता नहीं थी, हाँ ये भी सही है, क्योंकि मगध का तो एक सीमित क्षेत्र रहा है और उसके बाहर भी कई एक राज्य हैं छोटे बड़े। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बिल्कुल सही है। उसके घुड़सवार सेना बहुत श्रेष्ठ थे और वो लोग भारी मात्रा में तलवार के साथ युद्ध करते थे। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, हाँ ये भी सही है, क्योंकि वहाँ का एक तक्षशिला का राजा था जिसका नाम था अंबिक कुमार, उसका उसे सहयोग मिला था सिकंदर को। वह एक अच्छा प्रशासक था, डेफिनेटली अच्छा प्रशासक था, तभी तो वह यूनान से होकर वैसे आया और भारत पर आक्रमण कर रहा है। तो इस प्रकार इसके सारे आंसर सही हो जाएंगे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा है और उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हमें मिलान करना है और इसमें सही क्या होगा। तो इसमें प्रघोत है। प्रघोत की जो राजधानी होती है वह चंड प्रघोत की राजधानी अवंती होती है। दूसरा है उदयन। उदयन की राजधानी कहाँ होती है? तो ये मगध होती है। तीसरा है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कहाँ का शासक था? तो ये कौशल का शासक है। और
अजातशत्रु। अजातशत्रु ये कहाँ का शासक है? तो ये भी सॉरी मगध का शासक है। और ये वत्स किसका आ गया? उदयन भी है, तो ये तो पाटलिपुत्र होना चाहिए। जस्ट ए सेकेंड। उदयन का वत्स तक भी शासन रहा था, इसका क्षेत्र विस्तार हुआ था, तो उदयन का वत्स पे भी शासन रहा था। इस प्रकार ये भी सही है, या उदयन का मगध पे भी शासन रहा है, ये भी सही है। प्रगोत वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसका शासन अवंती पर था। इसके संस्थापक चंद्र प्रगोत या प्रगोत थे। उदयन चंद्रवंश के राजा और सहस्त्रानिक के पुत्र थे। वत्स का नृपांती जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। प्रसेनजीत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्यकाल के आसपास कौशल का राजा था और प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी राजा बिंबिसार की पत्नी हुई। अजातशत्रु लगभग 493 ईसा पूर्व में मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र जिसने अपने पिता को ही मारकर राज्य प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो किस नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? तो ये कलिंग में एक नहर खोदी गई थी और खास करके ये खारवेल नामक एक राजा का वहाँ पे शासन था। और महापद्म नंद जब वहाँ पे अपना क्षेत्र विस्तार की और तब वहाँ पे पता चला कलिंग में उन्होंने एक नहर खुदवाई। देखते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि खारवेल के राज्य का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसके अनुसार अभिलेख लिखने के 300 वर्ष पूर्व लगभग 344 ईसा पूर्व मगध नरेश वंश के महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण करके जिनसन की मूर्ति या जिन की मूर्ति उखड़वा लिया था और इसके साथ ही वहाँ एक नहर खोदने का आदेश दिया। अभिलेख की 6ठी पंक्ति में कहा गया कि खारवेल ने तनसुली से एक नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था? तो ये डेरियस था। पहला ईरानी शासक डेरियस था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। दारा प्रथम या डेरियस प्रथम प्राचीन ईरान के हखमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसे इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता है। वह फारस साम्राज्य के संस्थापक कुरोश यानी साइरस के बाद हखमनी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है। उसके शासनकाल में हखमनी साम्राज्य मिस्र के सिंधु नदी तक फैल गया। उसने यूनान पर कब्जा किया और उत्तर में शकों से भी युद्ध लड़ा। उसने इतने बड़े साम्राज्य में एक समान मुद्रा चलाई और अरमाइक को राजभाषा करार दिया। हम देखते हैं कि अशोक के जो कुछ अभिलेख हैं जो खास करके उधर हैं हमारे जो हमारे पश्चिमोत्तर भारत में हैं, उनमें अरमाइक लिपि का उपयोग किया गया है। तो ईरानी प्रभाव के रूप में हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेख पे भी अरमाइक लिपि का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था? तो मगध के राजा जो अजातशत्रु थे उनका वैशाली गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था, बज्जी या वैशाली से। बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में किया था, इसलिए अजातशत्रु ने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम में केंद्रित किया। उसने कौशल एवं पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिला लिया। बज्जी संघ के साथ युद्ध के वर्णन में महाशिलाकंटक नाम के हथियार का वर्णन मिलता है, जो एक बड़े आकार का यंत्र था। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को उछलकर मारा जाता था, मतलब पत्थर को फेंक के जैसे गोला की तरह बना के उसे मारा जा रहा है। इसके अलावा रथ मूसल का भी उपयोग किया जाता था। रथ मूसल में चाकू और पैने किनारे लगे रहते थे। सारथी के लिए सुरक्षित स्थान होता था जहां बैठकर वह रथ को हाँककर शत्रुओं पर हमला करता था। रथ मूसल में चाकू और पैने मतलब रथ का जो चक्री है उसमें क्या है कि
चाकू और पैने के किनारे लगे रहते थे, मतलब चाकू लगा हुआ है, अगर कोई इस पर अटैक भी कर रहा है तो कुछ खास नुकसान नहीं होगा बल्कि उसे ही नुकसान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, रथमुसल किसे कहेंगे, एक ऐसा हथियार जिसमें रथ में गदा जुड़ा हुआ हो, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र, जैसे अभी का तोप होता है वर्तमान का, उसमें हम गोला बारूद डालते हैं, उसी तरह से महाशिला कंटक में क्या होता था, बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने वाला गुलेल नुमा संरचना फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नाम गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो इसका प्रयोग जो किया है, किसने किया है, तो इसका प्रयोग किया था मूल रूप से अजातशत्रु ने। बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में किया था, इसलिए अजातशत्रु ने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम पर केंद्रित किया। उसने कौशल एवं पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिला लिया। बज्जी संघ के साथ युद्ध के वर्णन में महाशिला कंटक नामक हथियार का वर्णन मिलता है, जो एक बड़े आकार का यंत्र था। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को उछालकर मारा जाता था। इसके अलावा रथ मूसल का भी उपयोग किया गया। रथ मूसल में चाकू और पैने किनारे लगे रहते थे। सारथी के लिए सुरक्षित स्थान होता था जहां बैठकर वह रथ को हाथ कर शत्रुओं पर हमला करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट है वह कौन रहा है, तो ये तो धनानंद रहा है। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक हुआ और इसके बाद इसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज या जैंड्रमिक कहा है। यह सिकंदर का समकालीन था। इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था और आप लोग सभी जानते हैं कि धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त ने क्या किया, तो मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध साम्राज्य पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का या मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ, कब प्रचलन में आया। तो सिक्कों या मुद्राओं का जो प्रचलन था वह 600 ईसा पूर्व में प्रचलन में आता है और भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी की थी। भारत में 18वीं सदी के पहले मुद्रा के तौर पे सोने व चांदी के सिक्कों का प्रचलन था और मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोने, तांबे, शीशे, चांदी, सोना, तांबा और शीशे के सिक्के चलवाए। 6ठी शताब्दी में सिक्कों को पुरान या कर्सपना या पना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो बुद्ध के समकालीन की बात की जा रही है, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। तो इनमें से बिंदुसार तो नहीं है क्योंकि बिंदुसार इसके पहले है, तो पता चला बिंदुसार तो नहीं होंगे। लेकिन बिंदुसार अगर नहीं होंगे तो प्रसेनजीत के पास तो बुद्ध गए हैं और अजातशत्रु के काल में आप जानते ही हैं, इनके काल में भी रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसमें हम देखते हैं प्रसेनजीत कौशल के राजा और बुद्ध के शिष्य, प्रसेनजीत कौशल के राजा और बुद्ध के शिष्य भी रहे हैं। भरहुत स्तूप लेख में प्रसेनजीत और बुद्ध को एक ही आयु यानी 80 वर्ष का कहा गया भरहुत स्तूप में। अजातशत्रु जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों में अजातशत्रु को अपने अपने धर्म का अनुयायी माना गया है। संभवतः शुरू में वह जैन था, परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह बाद के जीवन में जैन धर्म के बजाय बौद्ध धर्म का भक्त हो गया था। शुरू में बुद्ध के एकमात्र घोरतम शत्रु और चचेरे भाई देवदत्त के कहने में आकर वह बौद्ध धर्म से शत्रुता करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो उदय का मुख्य कारण मूल रूप से लोहे का व्यापक पैमाने पे उपयोग होगा और इसमें हमें देखने को जो मिल रहा है कि लोहे का अगर प्रयोग की बात की जा रही है तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के जो वर्तमान क्षेत्र हैं वहाँ पे लोहे का प्रयोग हो रहा था।
तो इसलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मगध वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो जीवक को इसने बिंबिसार ने भेजा था, ये अवंती भेजा था और वहाँ के राजा का नाम था चंद्रप्रघोत। उज्जैन के राजा चंद्रप्रघोत की चिकित्सा करने के लिए मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य में एक उनके पुत्र थे और उनका ही नाम था जीवक, जो राजवैद्य भी थे। तो उनको बिंबिसार ने भेजा कहाँ? तो उज्जैन के राजा चंद्रप्रघोत की चिकित्सा के लिए अवंती भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो अवंती को जीतने वाला शासक जो था वह शिशुनाग था। शिशुनाग 412 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा, नागदशक की हत्या कर दी थी इसने और उसके बाद 412 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती पर वहाँ के शासक अवंतीवर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई। तदोपरांत उसने वत्स को मगध में मिला लिया। तो वत्स को किसने मिलाया सर्वप्रथम मगध में? तो वत्स को मिलाने वाला सर्वप्रथम कौन है? शिशुनाग है। और प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य कौन था 412 ईसा पूर्व के समकक्ष में? तो ये अवंती था। और शासक कौन था? अवंतीवर्धन। और इस प्रकार क्या हुआ? तो मगध की सीमा मालवा तक फैल गई। तदुपरांत उसने वत्स को मगध में मिला लिया। वत्स वर्तमान के इलाहाबाद, उसको भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। पाटलिपुत्र के लिए पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग खोलने के लिए रास्ता खुल गया इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो ये जो है बिंबिसार हैं। बिंबिसार ने क्या किया? बिंबिसार ने 558 ईसा पूर्व से 94 ईसा पूर्व तक शासन किया और इन्हीं के काल में 542 से 4 से इन्हीं के काल में, बिंबिसार के काल में, जो हर्यक वंश के थे उनके काल में ही अंग राज्य को जीतकर उन्होंने बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो अवंती का तो किया, वत्स का भी किया, काशी का नहीं किया है, कसियाग्राम का नहीं किया है इन्होंने। शिशुनाग ने काशी राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, जबकि अवंती और मगध का किया था। वहाँ के शासक थे अवंती के अवंतीवर्धन। और इस वजह से क्या हुआ कि जब उसने वत्स और अवंती का विलय किया तो उसका क्षेत्र विस्तार हो गया, लेकिन काशी को उसने नहीं जीत पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी का जो विलय है वह अजातशत्रु करता है। अजातशत्रु लगभग 493 ईसा पूर्व में मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र था, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। उसने अंग, लिच्छवी, बज्जी, कोसल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। किसे किसे जीता अजातशत्रु ने? तो अंग, लिच्छवी, बज्जी, कोसल तथा काशी जनपद को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन कथन सही नहीं है? मगध के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? इसमें 4 कथन हमें दिए गए हैं। तो पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदर्थ ने की थी। ये तो बिल्कुल सही है, बृहदर्थ ने किया है इसका स्थापना मगध का। महापद्म ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एकराट की उपाधि धारण की। ये भी सही है।
गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियाँ बनी। हाँ, ये जब बृहद्रथ शासक होता है तो जरासंध, बृहद्रथ जब रहता है तो गिरिव्रज इसकी राजधानी रहती है। फिर जब बात आती है तो राजगृह आ जाता है, राजगृह के बाद फिर उदयन आता है तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी ले जाता है। उसके बाद जब आ जाता है ये काकवर्ण या कलासुक तो इसकी राजधानी वैशाली चली जाती है। तो इसलिए इनमें से कोई भी सही नहीं है। मगध राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन तथा दक्षिण में जंगलाच्छादित पठारी प्रदेश तक था। पटना और गया जिला क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष का हिस्सा बन गया। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता चेदीराज बसु के पुत्र, मतलब जरासंध के पिता तथा चेदीराज बसु के पुत्र बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो उत्तर भारत की बात की जा रही है तो ये नंद वंश का शासन था और नंद वंश का जो राजा था उस टाइम धनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था और इसी के समय धनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत के भूभाग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य था? कौन सा था? तो इसमें मगध था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला जो भी है वर्तमान में इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज या वर्तमान राजगीर जो पाटलिपुत्र आगे चलकर हुई और भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अभी इस जगह का नाम जो है वह बिहार में एक प्रमंडल है जो मगध प्रमंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ईरानी प्रभाव की बात की जा रही है तो खरोष्टी लिपि का प्रचार ये तो हुआ है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार ये भी हुआ है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार ये भी है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति यानी स्त्री बॉडीगार्ड की नियुक्ति भी होने लगी थी। इस प्रकार इसके सारे जो ऑप्शन हैं ये सारे सही हैं। भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव जैसे खरोष्टी लिपि का प्रचार के रूप में देखने को मिलता है, ये भी सही था। अभिलेख जो उत्कीर्ण करने की कला है ये भी हमने उन्हीं से सीखा है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार भी हमें मिलता है देखने को और घंटा के आकार के गुंबज की कला का भी प्रचार मिलता है। स्त्री अंगरक्षक की नियुक्ति भी हमने उन्हीं से सीखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसके ऑप्शन है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ये सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है और उसी की चाहत के लिए उसने प्रसार शुरू किया था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया नहीं, वो जब यहाँ से पता चला, वो जब लौट रहा था जीतकर या युद्ध करने, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि युद्ध किया नहीं किया, हार गया या जीत गया, लेकिन वह लौट गया था और लौटने के बाद उसने क्या किया, यहाँ को भारत को उसने यूनान की रियासत वगैरह कुछ नहीं बनाया।
झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य जो था पोरस का पंजाब वाला क्षेत्र वो वापस कर दिया और सिकंदर का सहयोगी बन गया पोरस। सिकंदर की सेना ने ब्यास यानी बिपाशा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह भारत में लगभग 19 महीने यानी 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा। 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व में 19 महीने तक रहा, मतलब लगभग 1.5 साल तक रहा। लेकिन क्या हुआ कि ब्यास नदी या बिपसा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया सेनाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस राज्य में नहीं थी? तो कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, ये सारे जगह में थे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थे, जबकि मगध में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मगध साम्राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना, गया इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज, जो वर्तमान में राजगीर के नाम से जानी जाती है, और आगे चलकर पाटलिपुत्र भी हुई। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान, पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे सोनिया या सेनीय नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? इसका सही हो जाएगा सेनीय है नाम यहाँ पे, सेनीय। तो निम्नलिखित में किसे सेनीय या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो ये कहा गया है नियमित सेना रखने वाला बिंबिसार को कहा गया है, और इस वजह से नियमित सेना रखने की वजह से इसे सेनीय भी कहा जाता था। जैन इतिहास में बिंबिसार को सेनीय या श्रेणिका के नाम से जाना जाता है, जो मगध का राजा था और हर्यक वंश का यह शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा गया है? तो ये महापद्म नंद को कहा गया है। महापद्म नंद ने मगध साम्राज्य को सर्वाधिक विस्तार दिया और सर्व छत्रांतक एवं एकराट की उपाधि धारण की। महापद्म नंद को उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेरियस प्रथम या दरायबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसने ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो उससे लगभग 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। ईरान के हकमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम या दरायबाहु प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया। यह साम्राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला और उपजाऊ हिस्सा था। इस क्षेत्र से 360 टैलेंट मुद्रा तथा भार का एक प्राचीन माप सोना राजस्व के रूप में आता था, जी फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन सा नहीं था? भारत के साथ कौन नहीं आया था? तो निरियाकस तो आया है, एनासिट्रिक्स भी आया है और एरिस्टोबुलस भी आया है, ये तीनों आए हैं। और चौथा है हेरोडोटस नहीं आया है। सिकंदर के साथ निरियाकस, आर्निसिक्ट्रस और एरिस्टोबुलस भारत आए थे, जबकि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन है,
हेरोडोटस द्वारा रचित है। तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। और निरियाकस, अनेसिक्टस और अरिस्टोबुलस भारत आया था किसके साथ? तो सिकंदर के साथ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था, या श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेणियों का जो संचालक होता था उसे श्रेष्ठिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठिन कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति धनी किसानों को कहते थे। तो श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। और गृहपति किसे कहा जाता था? धनी किसान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृहपति का अर्थ क्या था? तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा धनी किसान था, गृहपति का अर्थ क्या था? धनी किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें पहला है कि अष्टकुलक, महामात्र, बलिसाधक, सौलिक्य, शुल्काध्यक्ष, और उसे मिलान करना है किससे? परम सदाई संस्था, उच्च कोटि के अधिकारी, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, शिल्पियों व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो अष्टकुलक जो होता था वो परामर्शदायी संस्था होता था। अष्टकुलक क्या होता था? तो परामर्शदायी संस्था जो होता था उसे अष्टकुलक कहा जाता था। महामात्र कौन होता था? तो महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। अष्टकुलक परामर्शदात्री संस्था होती थी, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, और बलि साधक जो होते थे किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी हुआ करते थे, और सौलिक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की व इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु लगभग 493 ईसा पूर्व की बात है कि मगध का एक प्रतापी सम्राट था और बिंबिसार का पुत्र था, जिसने बिंबिसार को मारकर शासक बना, और इसे भी मारकर इसका पुत्र जो था उदयन था वह शासक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित जो किया गया था वह लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बौद्ध रचनाओं तथा अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार बुद्धकालीन भारतीय राजनीतिक समाज में 10 गणराज्य थे तथा बज्जी संघ में उसमें एक प्रतिष्ठित गणराज्य था, उनमें से एक था। और गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत या प्रमंडल में स्थित बज्जी संघ के संभवतः 8 सदस्य थे। इनमें से आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा, सारण इत्यादि के भाग शामिल थे। इसकी सीमाएं नेपाल के तराई तक विस्तृत थी। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। बज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य था, जिसके शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राजसतोपजीवी संघ के रूप में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ महाजनपद है और उससे संबंधित राजधानियों का उल्लेख किया गया है। इसमें हमें मिलान करना है। कुरु वर्तमान में जो है वह, कुरु की राजधानी की बात करें तो कुरु की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कुरु की राजधानी कहाँ है? तो कुरु की राजधानी वर्तमान में इंद्रप्रस्थ है। दूसरा हो जाएगा हमारा पंचाल। तो पंचाल की राजधानी कहाँ है? तो पंचाल की राजधानी अहिछत्र है। तीसरा है हमारा कोसल। कोसल की राजधानी कहाँ है? तो कोसल की राजधानी साकेत है। और चौथा है हमारा वत्स। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी है।
कुरु आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश इसमें शामिल था। कुरु में इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ या दिल्ली थी। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र यहाँ के इच्छावाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है जिसमें, और पांचाल पश्चिम उत्तर प्रदेश, पांचाल की 2 शाखाएं थी, उत्तर और दक्षिणी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी कंपिल्य थी। मध्य द्वाब क्षेत्र यानी बदायूं, फर्रुखाबाद या चुल्हानी ब्रह्मदत्त पंचाल देश के एक महान शासक का नाम था। कुशल उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र शामिल थे इसमें। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या थी, द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। कुशल की कौन कौन राजधानी रही है? तो इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या थी, द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। कुशल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में वारान सिंहो कहा गया है। उसी ने काशी को जीतकर कुशल में मिला लिया था। कुशल देश के राजा सिंहजीत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह सूत्र पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। अंगुत्तर निकाय का हिंदी अनुवाद भंदक आनंद और कौशलायन ने किया है, जिसे महाबोधि सभा कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य या मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहाँ था? तो ये हो जाएगा राजस्थान में था, मत्स्य या मत्स्य जनपद। और मत्स्य 16 महाजनपदों में से एक है। इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर के जिले शामिल थे। महाभारत काल का एक प्रसिद्ध जनपद जिसकी स्थिति अलवर, जयपुर के परिवर्ती प्रदेश में मानी गई है। इस देश में विराट का राज्य था। वहाँ की राजधानी उपप्लव नामक नगर में थी। विराट नगर मत्स्य क्षेत्र का दूसरा प्रमुख नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को पहले बितिस्ता के नाम से जाना जाता था? तो बितिस्ता नाम से झेलम को जाना जाता था। बितिस्ता झेलम नदी का वास्तविक नाम है। कश्मीरी भाषा में इसे व्यथ कहते हैं। इसका उद्भव बेरीनाग नामी नगर में है। झेलम नदी को ऋग्वेद में बितिस्ता के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो ये डेरियस प्रथम या दराय बाहु प्रथम थे। तो उन्होंने क्या किया, ईरान के हकमनी वंश के डेरियस प्रथम या दराय बाहु प्रथम शासक जो थे, भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत के रूप में क्षत्रपी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापदम नंद था इसका संस्थापक। और नंद वंश प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महान क्षत्रिय राजवंश था, जिसने 5वीं और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। नंद वंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय महापदम नंद ने की थी। तो नंदवंश प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महान क्षत्रिय राजवंश था, जिसने 5वीं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत के विशाल भाग पर शासन किया। नंदवंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय महापदम नंद ने की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदान को लांघ गई थी। तो पहली बार गंगा के मैदान को लांघी किसने ऐसी सीमाओं का विस्तार किया? तो महापदम नंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंट्रकमीज कहा गया है? तो ये कहा गया है जेंट्रकमीज या अग्रमीज धनानंद को कहा गया है, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनानी लेखकों में से अग्रमीज या जेंट्रकमीज कहा गया है। सिकंदर का समकालीन था। इसी के शासनकाल में 326 BC में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इस एपिसोड में हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं
और नेक्स्ट एपिसोड के अंतर्गत हम इसके दूसरे खंड को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।